आधी रात को गाजा पट्टी में टैंक सेना भेजकर कितना बड़ा हमला किया। 7 अक्टूबर के बाद से ये सिर्फ दूसरा मौका है जब इजराइल की सेना गाजा पट्टी में दाखिल हुई और वहां हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। 20 दिनों से ये जंग चल रही है और आज इजराइल ने 250 ठिकानों पर अटैक किया। गाजा में इजराइल के टैंकों और सैनिकों ने ऑपरेशन चलाकर हमास के मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में बंधकों की कुल संख्या 224 है। नेतन्याहू ने बयान दिया है कि 7 अक्टूबर के हमले पर सबको जवाब देना होगा और सवालों के घेरे में खुद वो भी शामिल है। नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि उनका अपना बेटा अब तक अमेरिका से वापस नहीं लौटा है, जबकि दुनिया भर से यहूदी लोग इजराइल में जंग लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर है इजराइल का वो हमला जिसकी तस्वीरें देखकर दुनिया को आने वाले बड़े हमले का यकीन है। रात में नेतन्याहू की टैंक सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की और सुबह होते ही इजराइल की एयर स्ट्राइक शुरू हो गई। गाजा पट्टी के बैटल ग्राउंड में इजराइल ने आतंकियों को इलाके में घुसकर मारा। टैंक के साथ आईडीएफ के जवानों ने उत्तरी गाजा में आतंकियों के ठिकाने तबाह किए। इस ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में जो गाड़ियां आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं, वो इजराइल के टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलेट प्रूफ बुलडोजर हैं। इन टैंक्स ने गाजा की सीमा में दाखिल होकर हमास के मिसाइल लॉन्च पैड और अड्डों को तबाह किया। ये वही इलाका है जहां से आतंकियों ने 7 अक्टूबर को रॉकेट हमला किया था। नेतन्याहू की सेना के बुलडोजरों ने सबसे पहले सीमा पर लगी बाढ़ हटाकर टैंकों के लिए रास्ता बनाया। जंग के 20वें दिन इजराइल के टैंक आतंकियों के लोकेशन पर पहुंचे और फिर इजराइल की सेना और टैंकों ने धमाकेदार गोलाबारी शुरू कर दी। हमास ने इजराइल को निशाना बनाने के लिए एंटी टैंक मिसाइलें लॉन्च करने का अड्डा बनाया। इजराइल ने हमास का कंट्रोल सेंटर, सुरंगें, रॉकेट लॉन्चर्स और सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। पहली बार इजराइल ने गाजा में सेना और टैंक भेजकर अटैक किया। हालांकि इजराइल की सेना इसे छोटी घुसपैठ और बड़े युद्ध की तैयारी बता रही है। עזה, כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי וכוחות נוספים מאוגדה 162 ביצעו הלילה פשיטה קרקעית מתוחמת ויזומה באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה. जमीन पर टैंक तबाही मचाकर लौटे। उसके बाद इजराइल की वायुसेना का हवाई हमला शुरू हो गया। 1, 2, 3, 4 कुल मिलाकर 10 ठिकानों पर बम गिराने की तस्वीरें इजराइल ने जारी की हैं। पिछले 24 घंटों में हमास के 250 ठिकानों पर इजराइल के फाइटर जेट्स ने बम बरसाए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक उन्होंने खान यूनिस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया जो मस्जिद और किंडरगार्टन के बीच मौजूद थी। इस जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया है, इसलिए नेतन्याहू की वायुसेना का हमला और तेज हो गया है। Israel has the right, and I would add responsibility, to respond to the slaughter of their people. And we will ensure Israel has what it needs to defend itself against these terrorists. That's a guarantee. We also have to remember that Hamas does not represent, let me say it again, Hamas does not represent the vast majority of the Palestinian people on the Gaza Strip or anywhere else. हमास ने आज भी इजराइल पर लॉन्ग रेंज तक हमला करने वाले रॉकेट से हमला किया है। हमास के ये रॉकेट 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक हमला कर सकते हैं। ये तस्वीरें हमलों के लिए इजराइल की जबरदस्त तैयारी दिखा रही हैं। हालांकि इजराइल की मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका की बात मानकर इजराइल ने जमीनी हमले को कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। כל אנשי החמאס הם בני מוות. מעל האדמה, מתחת לאדמה, בתוך עזה, מחוץ לעזה. מה שעומד לנגד עינינו זה רק דבר אחד. הצלת המדינה, השגת הניצחון. אנחנו ממטירים על החמאס אש תופת. כבר חיסלנו אלפי מחבלים, וזאת רק ההתחלה. במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי, איך, כמה. गाजा में इजराइल की जवाबी कार्रवाई से पहले और बाद की तस्वीरों में बर्बादी और तबाही दिखाई दे रही है। गाजा पट्टी में जो इमारतें, ऑफिस और दुकानें पहले सही सलामत थीं, वो सब इजराइल की बमवर्षा में तबाह हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है मानो गाजा अब एक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमास ने इजराइल पर बर्बर हमला किया।
इजराइल और मिडिल ईस्ट के बाद दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जंग की तैयारी चल रही है। अमेरिका और रशिया ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी है। रूस की सेना ने अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों और मिलिट्री जेट्स को टेस्ट किया और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर समंदर में युद्धाभ्यास किया। एक तरफ अमेरिका ने अपनी तैयारी का लेवल बड़ा किया है तो जवाबी कार्रवाई में पुतिन के ऑर्डर पर परमाणु हमला करने की क्षमता का परीक्षण किया गया, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को फायर किया गया। अगर कभी असली हमला हुआ तो बिल्कुल इसी तरह से किया जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो इजराइल के बाद पूरी दुनिया में जंग लड़ने की तैयारी हो चुकी है और किसी भी वक्त महायुद्ध का ऐलान होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमास इजराइल जंग ग्लोबल साजिश का नतीजा है। हमास का हमला इजराइल पर नहीं बल्कि भारत और अमेरिका की आर्थिक साझेदारी पर है। हमास एक मोहरे के तौर पर काम कर रहा है। इसकी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इस रिपोर्ट से समझिए कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर ब्रेक लगाने के लिए कैसे वॉर वाला खेल खेला जा रहा है। गाजा पर इजराइल के धमाके से बड़ा विस्फोट अमेरिका के वॉशिंगटन में हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह दावा किया है कि इजराइल हमास के बीच जंग की एक वजह भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, as my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. बाइडेन के इस बयान से सुपर पावर देश सकते में है। आखिरकार बाइडेन ने इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? अपने इस बयान के जरिए बाइडेन ने जो धमाका किया है उसका मतलब समझिए। मतलब ये कि हमास ने जो हमला किया है उसका कंट्रोल कहीं और है। बाइडेन की बात का एक मतलब ये भी है कि चीन, ईरान जैसे देशों ने मिलकर कॉरिडोर के खिलाफ साजिश रची हुई है। एक हफ्ते में युद्ध के पीछे कॉरिडोर की साजिश का ये दूसरा बयान साबित करता है कि अमेरिका के पास इसके पक्के सबूत हैं। और बाइडेन के बयान के मायने ये कि हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उनका निशाना इजराइल के लोग, सेना नहीं बल्कि अमेरिका, भारत जैसे देशों की इकोनॉमी थी। क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर प्रोजेक्ट से किसे तकलीफ हो रही है ये दुनिया जानती है। G20 में IMEEC के ऐलान के बाद चीन किसी न किसी तरह खींच निकालता रहा है। चीन के BRI के खिलाफ IMEEC की मोर्चेबंदी उसे कितनी खल रही है, चीन कई बार ये जता चुका है। लेकिन अगर बाइडेन की बात में सच्चाई है तो इसका सीधा मतलब ये है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ हमास का हमला भारत पर था। क्योंकि इस कॉरिडोर से दुनिया में भारत की बढ़ती साख का डंका बजा तो तकलीफ चीन, पाकिस्तान को हुई। भारत की वजह से अरब देशों के रिश्ते सुधरते दिखे तो तकलीफ चीन, पाकिस्तान को हुई। और इस कॉरिडोर के प्रस्ताव से चीन की दुनिया पर दादागिरी पर चोट पहुंची तो तकलीफ में विस्तारवादी चीन भड़क गया। आपको बता दें कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के पार्टनर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन है। लेकिन इस कॉरिडोर को लेकर सबसे ज्यादा अमेरिका और भारत को फायदा पहुंचेगा, इसलिए इसे इकोनॉमी कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। ईरान और चीन दोनों ही अमेरिका विरोधी खेमे के माने जाते हैं और यही वजह है कि हमास को मोहरा बनाकर कॉरिडोर पर अड़ंगा लगाने की कोशिश हुई, जबकि अमेरिका इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अमेरिका दुनिया में चीन का प्रभाव रोकना चाहता है। जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट यानी BRI, जिसके जरिए मिडिल ईस्ट से यूरोप के बाजारों पर कब्जा जमाना चाहता है और अमेरिका की कोशिश उस पर ब्रेक लगाने की है। वहीं इस कॉरिडोर से भारत को भी आर्थिक रूप से बहुत फायदा होगा। दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। भारत में कम लागत में तेल गैस पहुंचेगी, नौकरियां भी बढ़ेंगी। वहीं बाइडेन के इस बयान के बीच किर्गिस्तान में SCO समिट में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी इशारों में चीन पर हमला बोला और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की जरूरत समझा दी। Bear in mind that the global south should not be saddled with unviable debt arising from opaque initiatives. I am confident that the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, and the International North-South Transport Corridor, INSTC, could become enablers in bringing economic prosperity to the region. वॉशिंगटन में बाइडेन का बयान बता रहा है कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर अमेरिका के लिए बहुत खास है। अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करना चाहता है।
यानी हमास के जरिए मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में अड़ंगा लगाने की कोशिश का नाकाम होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। इजरायली हमले में हमास का कमांडर ढेर हो गया है। खान यूनिस में मारा गया हसन अल अब्दुल्ला। हमास की रॉकेट फोर्स का कमांडर था हसन। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट, खान यूनिस में मारा गया हसन अल अब्दुल्ला। हमास कमांडर की मौत के बाद तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक एक चर्चा हो रही है। हमास के हमले का मास्टरमाइंड ईरान को बताया जा रहा है। सबके अपने अपने दावे हैं और ईरान के मौजूदा रवैये से शक ज्यादा गहरा रहा है। हमास का हिमायती ईरान 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को कैसे कंट्रोल कर रहा था और उसका क्या रोल रहा है, इस पर आरोपों से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हमास के आतंकियों का रिमोट कंट्रोल ईरान के हाथ में है। चला दिखे लो। हमास को हैवानियत की ट्रेनिंग ईरान ने ही दी। यानी 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए नरसंहार के लिए जितना कसूरवार हमास है, उतना ही ईरान भी है। अमेरिका के साथ इजराइल ने भी खुलकर ईरान पर आरोप लगाए हैं। בעזה, כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי וכוחות נוספים מאוגדה 162 ביצעו הלילה פשיטה קרקעית מתוחמת ויזומה באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה. הכוחות חיסלו מחבלים והרסו תשתיות טרור של חמאס בשטח הרצועה. अमेरिकी मीडिया ने भी दावा किया है कि हमास और पीजीआई यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के करीब 500 आतंकियों ने 7 अक्टूबर के नरसंहार से 1 महीने पहले तक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुद्स फोर्स से स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। रिपोर्ट में खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्पेशल टीम ने आतंकियों को इसी साल सितंबर में ट्रेंड किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनिंग में कई हाई प्रोफाइल फिलिस्तीनी और ईरानी नेताओं ने भी हिस्सा लिया। अमेरिकी मीडिया का ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि इजराइल ने गाजा पट्टी में जमीनी हमले की तैयारी पुख्ता कर ली है और आईडीएफ बार बार ईरान को कटघरे में खड़ा कर रहा है। נמסרה הודעה למשפחותיהם של 309 חללי צה"ל ו-224 חטופים. אני חוזר, 224 חטופים. המספר הזה לצערי מתעדכן ומשתנה בהתאם למידע המודיעיני שעומד לרשותנו. इजराइल में हमास के आतंकियों की हैवानियत का सबसे पहले ईरान ने ही स्वागत किया था और अब इजराइल ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है तो ईरान ने मुस्लिम देशों पर गुस्सा निकाला है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अगर यूनिफाइड मुस्लिम फ्रंट होता तो गाजा में इजराइल के हमलों को रोक सकते थे। रईसी ने कहा कि मुस्लिम देशों के बीच एकता नहीं है जिसका इजराइल जमकर फायदा उठा रहा है। ईरान का ये रवैया बताता है कि हमास के लिए उसके दिल में हमदर्दी है और आतंक को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच 20 दिनों से जंग चल रही है। हमास के खिलाफ इजराइल के रिजर्व सैनिकों ने भी हथियार उठा लिए हैं। दुनिया भर से यहूदी लोग हमास से लड़ने के लिए स्वदेश लौट रहे हैं ताकि इजराइल की रिजर्व सेना में शामिल होकर वो अपनी मातृभूमि को बचा सकें। पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बेटे ही देश में मौजूद नहीं है। वहां सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब पूरा इजराइल जंग के मोर्चे पर है तो प्रधानमंत्री का बेटा नदारद क्यों है? अब दुनिया में नेतन्याहू की किरकिरी हो रही है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के 32 साल के बेटे यायर इस साल की शुरुआत में अमेरिका के फ्लोरिडा गए थे और हमास हमले के 20 दिन बाद भी वो इजराइल नहीं लौटे, जबकि युद्ध काल में 18 साल के हर नागरिक को सेना में सेवा देना अनिवार्य है। युद्ध के दौरान इजराइल ने करीब 3,60,000 रिजर्व सैनिक बुलाए हैं, लेकिन नेतन्याहू के बेटे यायर देश में मौजूद ही नहीं है। इस वजह से नेतन्याहू से सवाल पूछे जा रहे हैं।